जो है वो नागपुर में टीचर रही बरसों माउंट कार्मल कॉलेज में। तो मतलब लड़कियों के काम करने में कोई उजर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरी अपनी बेटी आपके हिंदुस्तान टाइम्स में ही रही 4 साल, फिर शादी हो गई। शादी होके थोड़ा दिक्कत ये आ गई कि आप देखिए फैमिली टू फैमिली नज़रिया बदलता है। जहाँ शादी हुई उन्होंने कहा भाई कहाँ दिल्ली में तुम जॉब करने हिंदुस्तान टाइम्स जाओगी, इतना दूर, काफ़ी वक्त ज़ाया होगा, तो लिहाजा कुछ ऐसा काम करो कि तुम घर बैठे कर सको। तो वो फ्रीलांसिंग करती, घर बैठे करती है, एंड जैसे ऑफिस जाके काम करती वही काम को वो घर बैठे करती, लेकिन काम करती। तो हम लोग मतलब हमारे फादर भी, हम भी इस बात में बिलीव करते हैं कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो ये जो पेट्रियार्कल प्रॉब्लम होती है सो कॉल्ड, वो नहीं होती, क्योंकि शी हैज नाउ द पावर, मनी मेक्स द मेयर गो। मतलब जो ये इकोनॉमिकली फर्क हो जाता है। एम्पावर है अगर कोई वुमेन, तो फिर पैट्रियार्की का जो है ये झमेला नहीं आता फिर बीच में, आपका ये मानना है? हाँ, पैट्रियार्की में झमेला नहीं आता। देखिए एम्पावरमेंट, एक बात जरूर होती है, एम्पावरमेंट मींस एक बात, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। एक तो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी समझ से। दूसरी बात यह है कि घर को आप ले लीजिए, घर में पहले से क्या होता था, पिताजी ने कह दिया ना तो ना, पत्थर की लकीर। अब वो एम्पावरमेंट, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, मेरे ऊपर ये रूल था कि 8:30 बजे आई मस्ट कम बैक होम। 8:30 बजे डिनर टेबल पर वो बैठ जाते थे, डिनर सर्व हो जाता था, हम आए या ना आए 8:30 बजे खाना है। लिहाजा कुछ डर के मारे, कुछ शर्म के मारे 8:30 बजे के पहले घर पर हाजिर होते थे। वो आज 80 वर्ष की उम्र में भी वही चीज़ लागू है। आप रात को प्रोग्राम करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। दैट मीन्स के सेम रूल था जो बेटियों के लिए था, आदत हो वो चुका है। आपके लिए भी लागू होता था कि सिर्फ बेटियों से नहीं बोला जाता था कि नहीं देर शाम सेम को सेम बाहर नहीं रूल, रहना है। सेम रूल। ऐसा नहीं था कि उनके लिए कुछ बनेगी। हाँ, एक ये ज़रूर बात है कि चूंकि लड़की है तो मन में ये डर सारे पेरेंट्स के रहता है कि भाई बाहर जा रही है, पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, तो वो एक थोड़ा डर रहती थी मन में। लेकिन मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो तो निहायत बोल्ड है, वो तो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ओके सर, थैंक यू सर, इस सवाल के लिए थैंक यू सर। जाफर सर की तरफ आएंगे। सर यही सवाल हम आपसे दोहराना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और आपने अपनी फैमिली में किस तरह का वुमेन्स का स्टेटस देखा है या महसूस किया है। कोई पैट्रियार्की वाली बात उस टाइम थी या अब है, क्या डिफरेंस है तब के और अब के जमाने में? देखिए हमारा जो खानदान है ये ईरान के शहर नैशापुर से 1775 में लखनऊ आया था। हम लोग सैयद हैं और हमारा शजरा जो है वो 8वें इमाम से मिलता है। उस जमाने में नवाब आसिफउद्दौला के साथ हमारे बुजुर्ग एज अ कंसल्टेंट और एडवाइजर उनके साथ रहे। फिर उनके जो साहबजादे थे वो यहाँ के मिनिस्टर भी रहे। जब ये सूबा था तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे। वो 1819 में जब यहाँ की किंगडम हो गई तो मोहम्मद अली शाह बहादुर के ज़माने में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उनके एक भतीजे थे अहमद अली खान मुनव्वरुद्दौला बहादुर, वो मोहम्मद अली शाह बहादुर जो यहाँ के तीसरे बादशाह थे उनके दामाद भी हो गए। फिर यहाँ के जो रॉयल फोर्सेस थे उनके कमांडर इन चीफ भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। फिर 1857-58 में हम लोगों के जो ताल्लुक़े थे ये सब चीज़ें जो थी चूँकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे तो वो सब छीन बीन ली गई थी। तो हमारे वालिद साहब उन्होंने तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी। मेरी 4 बहनें हैं और चारों ये चारों जो हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उन लोगों को स्कूल और कॉलेजेस में भी, और हमारी वालिदा भी करामत हुसैन गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी उस ज़माने में, हमारी खाला भी पढ़ी। तो बहरहाल उस ज़माने में यहाँ पर लेडीज़ के ऊपर तो काफ़ी बंदिशें थी, पर्दा ज़र्दा काफ़ी था, लेकिन हमारी जो बहनें थीं
उनको इतना ज्यादा जौरे बौरे में नहीं रखा गया था और तालीम और तरबियत के सिलसिले से उनको काफी यूनिवर्सिटी वगैरह जाने में और कॉलेजेस में जाने में काफी छूट थी। कि मेरी 3 बेटियां हैं, उन्होंने भी लमाटनिया वगैरह में एजुकेशन उनकी हासिल हुई, कि उनकी शादियां हुई, तो कुछ ना कुछ ये लोग हमेशा करते रहे, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले से हो, उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाया। हमारी बड़ी बेटी ने हैदराबाद में वो हैं, उन्होंने अपना बुटीक वगैरह भी किया है। मंझली बेटी हमारी कनाडा चली गई थी, वहां पर उन्होंने भी कारोबार किया, आजकल वो रियाद में हैं, वहाँ उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो भी पढ़ा रही हैं। और हमारी छोटी बेटी ने दुबई में भी पढ़ाया, यहाँ भी सिटी मॉन्टेसरी वगैरह में पढ़ाया, लेकिन काफी इंडिपेंडेंट हैं। तो पहले जमाने में लेडीज के ऊपर काफी बंदिशें होती थी, लेकिन अगर आप यूं देखें कि नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने 18 महीने जंग की। और अगर उससे पहले हम लोग देखें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब 1400 बरस पहले खेमे जला दिए गए, तो कुछ नहीं बचा था। 26 साल के उनके भतीजे, वो इमाम वक्त थे, वो कुदरत की तरफ से बीमार डाल दिए गए थे। तो अब जनाब ज़ैनब तशरीफ लाती हैं, उनसे पूछती हैं कि बेटा तुम इमाम वक्त हो, अब ये बताओ कि हम इन खेमों में जल के अपनी जान दे दें या बाहर निकलें। तो आप ये समझ सकती हैं कि मोहम्मद साहब की जो नवासी थी, जो कि जिनकी आवाज़ भी किसी नामहरम ने नहीं सुनी थी, उन्होंने ये तहरीक चलाई और करबला से यजीद के दरबार तक वो आई और उन्होंने खुतबा दिया और झूठ को सच करके दिखाया। और ये वहाँ से विमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए तो शुरू होता है, और उसके बाद में आज जो हम लोग जिस जिंदगी में हैं, सर डिफरेंस तो क्या सब देखते काफी हैं? इंडिपेंडेंट है। जी जी, थैंक यू सर। सर डिफरेंस क्या देखते हैं उस जमाने का एम्पावरमेंट, आज के जमाने का वुमेन एम्पावरमेंट, क्या डिफरेंस है इसमें? भाई उस जमाने में भी जो बेगमात होती थी, अगर आप यूँ देखें कि भोपाल में, तो बेगम्स और भोपाल ने तो काफी रूल किया है। हम लोगों के भी खानदान में जो बेगमें होती थी, उनकी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता था और उनका भी हुक्म चलता था। घर के अंदर उनका हुक्म चलता था, जो मुखबानियाँ होती थी उनके ऊपर वो हुक्म देती थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जो वो मुनासिब समझती थी वही होता था। तो उस जमाने में भी लेडीज को बहुत इज्जत भी दी जाती थी और उनका बड़ा एहतराम भी किया जाता था। और अब तो खैर इंडिपेंडेंस है। तो उस जमाने में भी इंडिपेंडेंसी थी आपके अकॉर्डिंग, आज के जमाने में भी है, तो फिर ये इतना शोर क्यों है जो चारों तरफ से हम सुनते हैं कि इतना संघर्ष क्यों है, इतना स्ट्रगल क्यों है? देखिए, शोर शोर जो है ये तो कभी कभी जबरदस्ती का भी होता है। ठीक है, इस्लाम में लेडीज को इज्जत बराबर की मिली और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत लेडीज को दी कि पहले अरब में जबकि लेडीज को जो बच्चे होते थे उनको एहतराम और इज्जत नहीं दी जाती थी, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेडीज को इज्जत दी, बराबर का हक दिया। और लेडीज के तो ये है कि पैरों के नीचे उनके जन्नत होती है, और जब बच्चे उनके पेट में होते हैं उनकी जीन्स वहीं से डेवलप होती हैं, और तालीम और तरबियत जो है बच्चे को अपने माँ के पेट से ही मिलती है, और पहला जो उसकी दरगाह होती है वो माँ का गहवारा ही होता है, गोद होती है। तो लेडीज की तो इम्पोर्टेंस पहले भी बहुत थी, अब भी बहुत है, लेकिन अब अननेसेसरली लेडीज जो हैं अपने जो हदूद हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उससे आगे बढ़ने की जब कोशिश करती हैं और सड़क के ऊपर वो एहतजाज कर रही हैं, ये सब कर रही हैं, तो वो मेरे ख्याल से मुनासिब कम है। बहरहाल लेडीज की इंडिपेंडेंस होना चाहिए। आजकल तो माहौल वैसा हो गया है कि जब तक लेडीज बाहर नहीं निकलती काम ही नहीं चल सकता है, जब तक पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जाहिल रहती हैं, तो वो किसी मसरफ की नहीं होती, क्योंकि लेडीज ही जो हैं वो अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत देती हैं, उसी से इंसान और सोसाइटी जो है वो बनती है। और ये ज़रूर है कि लेडीज़ का एहतराम होना चाहिए,
उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर उनको भी अपनी जो महदूद उनकी बाउंड्रीज हैं उसमें भी रहना चाहिए, लेकिन इज्जत उनकी बहुत जरूरी है। जी, शुक्रिया सर। यही पहला सवाल हम राजेश सर की तरफ बढ़ाना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड हम थोड़ा-सा जानना चाहते हैं कि क्या किस तरह से रहा है और वुमेन का उसमें क्या स्टेटस रहा है और क्या डिफरेंस देखते हैं तब के एम्पावरमेंट में और आज के एम्पावरमेंट में? सर आपका माइक म्यूट है सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मेरे फादर नौसेना में या इंडियन नेवी में रहे हैं, तो मैंने घर में डिसिप्लिन का माहौल देखा है। मेरी मदर भी ग्रेजुएट है और मेरी जो दोनों बहनें हैं, वो एक बहन आर्किटेक्ट है, उसका हस्बैंड भी आर्किटेक्ट है बरेली में। दूसरी बहन जो है वो टीचर रही है, उसने पहले पढ़ाया है, लेकिन शादी के बाद क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ है तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है पूरे देश भर में, एक कोने से दूसरे कोने में, तो फिर वो नहीं हो पाया, लेकिन उसने टीचिंग की है। मेरी वाइफ भी उसने भी टीचिंग की है, सेंट फ्रांसिस कॉलेज में पढ़ाया है, सेंट पॉल कॉलेज में भी पढ़ाया है। लेकिन कुछ मुझे घर की ऐसी परिस्थितियां हो गई कि 2010 में मेरा बेटा उस समय क्लास 11th में था, अपने कॉलेज के फंक्शन में जा रहा था, तो रोड एक्सीडेंट में वो नहीं रहा। और ये 2010 की बात है। फिर 2013 से आई अगेन स्टार्टेड माय लाइफ। मेरे ट्विन सन्स हैं, इस समय क्लास 2 में है सेंट फ्रांसिस कॉलेज में। तो लेडीज का तो बहनें मेरी दोनों वर्किंग रही हैं, अभी एक बहन तो अभी भी आर्किटेक्ट है। एम्पावरमेंट तो था ही, लेकिन आज की और पुराने के अगर आप अंतर करते हैं तो मैं समाज की अगर बात, तो हमारे देश में बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। और मतलब ये नारियों की इज्जत की बातें हमारे देश में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी सबसे ज्यादा हमारे ही देश में होते हैं। इसलिए थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और अभी बहुत दूरी तय करनी बाकी है। क्या वजह शिक्षा है? के क्षेत्र में क्या वजह है कि थ्योरी कुछ एक और है, प्रैक्टिकल कुछ और वजह है? एक ये भी है कि कुछ वजह देश की गरीबी की भी वजह है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है। बहुत से स्कूलों में बचपन में टॉयलेट ही नहीं होता, उस वजह से लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। अब ये सुनने में अजीब लगता है, कारण है टॉयलेट और लड़की को छुड़वाना पड़ जाता है कॉलेज। ऐसे बहुत तमाम से कारण है जिसकी वजह से लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। खास तौर से जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो अफोर्ड कर लेता है उनको तो मिल जाती हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो अभी वहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वहाँ लड़कियों की हालत बहुत खराब है। और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे खास तौर पे अपराध तो दूसरे इलाकों में भी होता है, सब जगह होता है, लेकिन पिछड़े इलाकों में जहाँ पे शिक्षा कम है और अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे ये ज्यादा है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस देश में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जेंडर जस्टिस हुआ तो है, लेकिन अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी जेंडर जस्टिस के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इस देश। अभी जितना हुआ है वो काफी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो वीके जोशी सर की तरफ फिर हम आएंगे और हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन का केस आया हो महिलाओं के साथ में और आपने कुछ उनके लिए आवाज उठाई हो या कोई प्रयास किया हो? क्या कभी देखा है पूरी लाइफ में आपने अपनी? ऐसा मौका डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से करीब 1985 के आसपास से मैं जहाँ पहले रहता था हैवलक रोड में, वहाँ पर मेरे घर के बगल में स्लम था। तो स्लम के बच्चों को मैं पढ़ाता था, ऐसे ही शौकिया। तो 10-12 बच्चे आते थे, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उन बच्चों में 1 या 2 लड़के होते थे, बाकी लड़कियाँ होती थी। और वो लड़के जहाँ 14 साल की उम्र पार किए, फिर वो पढ़ाई से उनका मन उचट जाता था, वो और चीज़ों में उनका ध्यान चला जाता था।
लड़कियां मुझे जितनी भी मिली सबका ये था कि हमें कुछ करना है, हमें अपने आप को कुछ, हमें ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, उनको इस गरीबी से निकालना है। तो ये जज्बा बहुत अच्छा मुझे लगा। अब उसमें ये हुआ कि एक लड़की को पढ़ाता था पर्टिकुलर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो सिविल सर्विस का मटेरियल थी, इतना ज़्यादा उसकी नॉलेज थी, ग्रेजुएट थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न। उसके पिताजी जो हैं सचिवालय कैंटीन में डेली वेज में काम करते थे, तो जो भी पैसे मिले वो शराब पी के सड़क पे लेटे रहते थे। तो ये लड़की ट्यूशन भी करती थी, पढ़ती भी थी, मेरे पास भी आती थी। लेकिन अब एक स्टेज ऐसी आई कि उसके पिताजी ने उसको फोर्स किया कि नहीं, इस वक्त पुलिस में भर्ती हो रही है, तुम वहाँ जाओ। तो वो कांस्टेबल है, बहराइच में पोस्टेड इस समय। और मैं अभी भी उससे कहता हूँ कि यार तुम अभी भी निकल सकती हो सिविल सर्विसेज में। वो कहती है सर निकल तो सकते हैं, लेकिन अब पहले पिताजी रोकते थे, अब सास रोक रही है, ये यहाँ हो यही ठीक है, ज़्यादा इधर उधर न जाओ। तो एक ये है कि चूंकि उनसे पुरानी जनरेशन जो है वो कम पढ़ी लिखी है, उनके उनके अभी उनके ख्यालात बहुत अजीब व गरीब है। तो दे थिंक कि लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल उसमें तो सब कुछ सही है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन एक जो विमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ पर आती है, वहाँ पर एक एक है कि इक्वल राइट्स, इक्वल राइट में भी कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली एज वीके जोशी ये दिक्कत होती है कि जब मेरे घर के बगल में समिट की बिल्डिंग है, जहाँ शहर के सारे रेस्टोरेंट हैं, या आजकल सील कर दी है अभी 3 दिन से यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब ने, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ शराब पी के लड़कों के साथ मारपीट कर रही थी, जिसके कि वीडियो काफ़ी वायरल हुए। तो वो चीज़ मुझे नागवार गुजरती है। इक्वल राइट्स वेरी गुड, बट यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक रोग्स लाइक बॉयज, वो मेरे को नहीं बर्दाश्त होती। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यही सवाल हम आपकी तरफ बढ़ाना चाहेंगे कि क्या कभी आपकी पूरी लाइफ में इसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपने विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन का केस देखा और उनके लिए आवाज उठाई हो खुद पर्सनली? आप क्या मुझसे मुखातिब हैं? जी सर, जी। जाफर सर आपसे सवाल है हमारा। जी जी जी। नहीं, मैंने तो अक्सर ये देखा कि जो लोअर स्टेटस के एक फैमिलीज होती हैं, जैसा अभी जोशी साहब फरमा रहे थे कि मेहनत की, जैसे उन्होंने दिन में कुछ कमाया, लेकिन फिर वो शराब पीने की आदत, बीवी को मारने की आदत, बच्चों की तरफ से तालीम वगैरह की कोई दिलचस्पी न लेने की आदत, इस तरह की बहुत, और इस सिलसिले से धीरे धीरे वो तलाकों की नौबत बहुत ज्यादा आने लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि विमेन एम्पावरमेंट है, उनमें भी अवेयरनेस हो रही है। मैं अपने ही घर की एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो पुरानी खादमाएं होती थी, पहले वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, लेकिन मेहनती बहुत होती थी, वो कड़ी भी बहुत होती थी। लेकिन उनकी बहुएं जब आई तो उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत कोशिश की। हमारे यहाँ एक लेडी आती हैं सुबह के वक्त, उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से कोई 30 इयर्स, उनकी 3 बेटियां हैं। इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कि 2 बेटियां उनकी मिशन स्कूल यूनिटी, जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने खोला था, जहां पर उनको तालीम, तरबियत, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी और वही सब सहूलतें मिलती हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जिनकी फीस अच्छी खासी होती है। तो बड़ी बेटी अभी इंटरमीडिएट उन्होंने पास किया है यूनिटी से, मिशन स्कूल के थ्रू, विद 76% मार्क्स, और शिया कॉलेज में उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया है। दूसरी बेटी उनकी एक और, वो भी यूनिटी में मिशन स्कूल में है, वो माशाल्लाह 10th में है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। उनकी तीसरी बेटी जो कि अभी 4th में है, वो यहाँ मुफ्तीगंज में एक वकील साहब का स्कूल है, तो वहाँ फीस दे के वो पढ़वाती हैं। हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजे वो आ जाती हैं, जो कुछ भी काम घर का होना होता है वो करती हैं। उसके बाद में वो अपने घर पर जाके वो अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए जो कुछ पकाना है, नाश्ते का सामान जो करना है वो करती हैं। जब स्कूल खुले हुए थे
तो अपनी छोटी बेटी को पैदल यहाँ शीश महल से और मुफ्तीगंज तक पैदल ले जाती थी, उनको लेने भी आती थी जी, और घर का खाना भी पकाती थी, हमारी भावचियाँ भी खाना पकाती थी जी, और जो वक्त बचता था वो कामदानी बनाती थी। तो माशाल्लाह से ये देखने को मिल रहा है कि अब वो लोग जो कि तालीम नहीं हासिल कर पाए थे या जिनमें इस तरह की एजुकेशन की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था, वो अपने बच्चों के लिए जो गुर्बत में रह के इतनी मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं और उनके बच्चे माशाल्लाह से अच्छे निकल रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर चिकन बनाते थे, आरी दरजोजी करते थे, वो कारखानदार होते थे, लेकिन अब उन्हीं के बच्चे अगर आप देखेंगे तो कॉन्वेंट्स में, इवन लमाटियों वगैरह में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस जो है एजुकेशन की तरफ, ये धीरे धीरे काफी बढ़ रही है। लेकिन मर्द जो हैं उनकी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ इतनी नहीं रह पा रही है जितनी कि लेडीज की हो रही है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है और इससे काफी तरक्की होगी। शुक्रिया सर। यही सवाल राजेश सर से हम पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का कोई केस देखा है और स्पेशली पर्सनली आवाज उठाई उसके लिए? डिस्क्रिमिनेशन के केस तो रोज ही देखता हूँ, जी, लेकिन अगर एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँ जो मुझे कभी भूलती नहीं है, कुछ साल पहले की है। जी, जैसे आजकल वो अभियान चल रहा है, दखल दीजिए अभियान, की अगर घर में किसी के आपके आस पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही है तो ये मत समझिए कि ये उनका अंदरूनी मामला है, आप दखल दीजिए, ये अभियान चल रहा है आजकल। जी, तो एक जमाने में अभियान चल रहा था बेल बजाओ अभियान, तो रेडियो ऑन करिए तो वो कहता था बेल बजाओ का मतलब अगर आसपास आपके किसी महिला के साथ हिंसा हो रही है तो आप बेल बजाइए, मतलब उसमें दखल दीजिए। तो वो कार में बैठिए तो एफएम पे वही आवाज आती थी, टीवी पे भी वही। तो एक बार मैं कहीं से निकल रहा था तो मैंने देखा अपनी गाड़ी के अंदर से बैठे हुए कि एक कपड़े प्रेस करने वाला जो था वो अपनी पत्नी को बेतरह पीट रहा था। वो घूंसे लाते थप्पड़ उसको बुरी तरीके से मार रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, अब्बा दैया अम्मा सब कर रही थी। और वो जो है करता था, फिर आके 2-3 प्रेस करता था, फिर जाके वही अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए था। तो वो जो बेल बजाओ अभियान लगातार कानों में पड़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इसमें दखल देना चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई। उस समय जो ड्राइवर था मेरा जरा लहीम शहीम आदमी था, आजकल तो दुबला पतला है। मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने उतर करके उसको रोकने की कोशिश की, कि उसको कई बार कहा भाई ये क्या कर रहे हो, रुको मत करो ऐसा, लेकिन जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, बहरा हो गया था बिल्कुल। और वो बदस्तूर अपना कार्यक्रम जैसा मारपीट का वो रुका नहीं। जब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कैसे रोकूं, क्या करूं, तो मैंने एकदम से अपने ड्राइवर को कहा कि इसको जाके 2 हाथ लगाओ, इसको मारो, इसको, ये वैसे मानेगा नहीं, इसको 2 हाथ लगाओ। इसके पहले कि मेरा ड्राइवर आगे बढ़ता, वो जो उसकी पत्नी बुरी तरीके से मार खा रही थी, वो एकदम स्प्रिंग की तरह उठी, एकदम से उठी और कूद के मेरे सामने आ गई और मुझके बोली तुमसे मतलब, और एकदम तू तनाजे पे आ गई, ऐसे लगा जैसे मुझे हमला ही कर देगी। बोली तुमसे बुलाने गए थे, तुमसे मदद मांग रहे, तुम कौन होते हो, तुमसे मतलब, हमारा मर्द है, चाहे मारे चाहे पीटे चाहे मार डाले, ऐसे उसने मुझे कहा। और मेरी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा यार गाड़ी लाओ, चले गए। लेकिन एक सीन, जैसे उसने अपने हाथ ऐसे उठाए, तो हम कहते हैं महिलाओं को वस्तु नहीं समझना चाहिए और भोग की वस्तु नहीं है वो भी, ये सब जो बातें कही जाती हैं, तो मुझे आज भी याद है, वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो उसका हाथ जो उठा, तो वो जिसको आजकल टैटू कहते हैं, उस जमाने में गोदना कहते थे, उसके यहाँ पे लिखा हुआ था उसके बाजू पर कि कल्लू की बीवी सुक्खा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो महिला मार खा रही है इसका नाम है सुक्खा, और वो जो मारपीट कार्यक्रम कर रहे हैं ये इनके पति देव हैं, ये इसके मालिक है। ये सुक्खा है, ये कल्लू है, ये इसका मालिक है, ये जो मार खा रही है ये सुक्खा है। और वो सुक्खा ने स्वीकार कर लिया था कि ये चाहे मुझे मारे चाहे पीटे, क्योंकि ये तो मेरा पति है, मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर तो चाहे मार ही डाले। तो ये उसने जैसे दिल से स्वीकार कर लिया था। तो घर आकर के मैंने अपनी पत्नी को बताया कि आज ऐसा हुआ। तो पत्नी ने भी मुझे डांटा कि तुम क्यों बीच में रुके, तुम्हें कि तो अगर वो मार देती तुमको,
हमला कर देती। तो मुझे वही बात याद आती है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब संविधान बन रहा था, तो एक डिग्री कॉलेज में गए लेक्चर देने के लिए, तो एक लाइन सिर्फ कोट करूंगा मैं। उन्होंने कहा था कि कानून बना बना के रख देने से अगर हम समझें कि समाज में परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। समाज में परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक समाज की चेतना जागृत नहीं होगी, और वही हम नहीं कर पाए। हमने कानून बहुत बना दिए, एंटी डाउरी एक्ट है। अगर मैं अपनी किसी भी क्लास में अगर पूछता हूँ अधिकारियों से, मैं अधिकारियों को ट्रेनिंग देता हूँ, सीनियर ऑफिसर्स को, मेरा अक्सर ये सवाल होता है कि ये बताइए कि डाउरी कौन ज्यादा लेता है, कम पढ़ा लिखा कि ज्यादा पढ़ा लिखा? हमेशा उत्तर ये होता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही डाउरी ज्यादा लेते हैं। सर यही सच है। सर तो टाइम खत्म चेतना हो तो रहा है जागृत हमारा। कर नहीं पाए। सॉरी तो सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, टाइमिंग खत्म हो रही है हमारी। हाँ, तो बस तो हम वापस नहीं, अभी 2 सवाल और हैं हमारे, तो हम वापस इसी लिंक से जुड़ जाएंगे। जी 2-3 सवाल और हैं, तो इसी लिंक से वापस हम जुड़ जाएंगे। सर प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, ठीक है। 5 मिनट बाद। जी जी 5 मिनट बाद। जी ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। जुड़ जाए। जी अगला सवाल हमारा वीके जोशी सर से है। सर हम आपके नहीं तो अभी नजरिए से कंटिन्यू करें कि रुके? ये अभी अच्छा, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमने कानून बहुत बना लिए, सब बातें कर ली, लेकिन हम समाज में चेतना जागृत नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ते हैं फिर। मैं भी अभी एक आवाज चीज कट गई, कहना लीव कर देते चाहूंगा, हैं, दोबारा जैसे जुड़। कि सर कहिए, अभी 32 हुए हैं, मैथानी साहब फरमा रहे हैं, जी मैथानी साहब जैसे फरमा रहे हैं, एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। जी बताइए। झांसी स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं था, जी और एक शख्स बावर्दी अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा शर्म नहीं आती, एक तो वर्दी में हो और अपनी बीवी को इस तरह से, औरत को मार रहे हो, हाथ उठा रहे हो, वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनकी बीवी जो थी कहेंगी तुम कौन हो, हमारा पति है, हमारे चाहे जो करे। हमने कहा रख के भजोड़ दो इसको। ये हुआ था हमारे साथ भी एक बार। अच्छा अच्छा। तो औरतें जो हैं कभी कभी उनकी अगर मदद की जाए तो वो खुद वायलेंट हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा सर, एक सवाल सर जाफर सर आपसे हमारा है कि सवाल क्या है, हम समझना चाहते हैं इसको कि वुमेन एम्पावरमेंट आपके नजरिए से समझना चाहते हैं हम, क्या है? देखिए, वेमेन एम्पावरमेंट जो है, आजकल जो तालीम हासिल कर रही हैं लड़कियां, स्टूडेंट्स, ज्यादातर वो लड़कों को पछाड़ रही हैं। ये बड़ा वेमेन एम्पावरमेंट है कि वो इस लायक हो रही हैं कि उनमें तालीम, इल्म, हुनर लड़कों के मुकाबले में अब ज्यादा हो रहा है। वो उनके लिए बहुत बड़ा एक वेमेन एम्पावरमेंट है। अगर आप यूँ देखें तो अब जो लेडीज हैं वो 26 जनवरी को परेड को भी लीड कर रही हैं, फाइटर बॉम्बर्स भी उड़ा रही हैं, ट्रेन्स भी चला रही हैं, ट्रैक्टर्स भी चला रही हैं, तालीम के मैदान में बहुत आगे हैं। यहाँ तक के जो लेडीज हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर भी हुई, स्पीकर भी हुई, और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो लेडीज का एक बड़ी अहमियत है, और सबसे बढ़ के काबिलियत में और हुनर में वो हमसे बहुत आगे हैं। सबसे बड़ा एम्पावरमेंट लेडीज के लिए यही है। जी जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। टाइम हमारे पास बस 2 मिनट और हैं। अच्छा, यही सवाल हम राजेश सर से करना चाहते हैं। सर सवाल वही कहेंगे कि सवाल क्या है कि हम समझना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट आपके नजरिए से क्या है? एम्पावरमेंट वही है कि सोशल डेवलपमेंट ही के, सोशल डेवलपमेंट ही के, जितने प्रकार के डेवलपमेंट होते सर आप क्या 2 हैं, आईडी से जुड़े हैं? केवल राजेश इकोनॉमिक सर, डेवलपमेंट की बात। राजेश सर क्या 2 आईडी से जुड़े हैं आप? नहीं, एक आईडी में प्रॉब्लम हो रही थी, अब दूसरी आईडी बंद कर दी है। अच्छा अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एम्पावरमेंट केवल अगर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ही खाली एम्पावरमेंट नहीं होता, ये और इमोशनल एम्पावरमेंट, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, तो हर तरीके का एम्पावरमेंट जरूरी है।
और अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो उनका प्रतिनिधित्व हर जगह पे 50% होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम कहीं पर भी जाते हैं, आप कोई भी हमारी क्लास हो या कोई संवर्ग हो, आईएएस का संवर्ग देख लीजिए, नेताओं में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, क्या 50% है? नहीं है। तो बराबरी का मतलब ये है कि हर जगह 50% होना चाहिए। आधे पुरुष नजर आए तो आधी महिलाएं नजर आए हर जगह। तो ये हम जरूर कह रहे हैं कि हाँ, अब पुलिस में आने लगी हैं, फौज में आने लगी हैं, स्पेस में जाने लगी हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। रास्ता तब पूरा हम मानेंगे जब ये 50-50 हो जाएगा, तब हमें लगेगा कि अब हो गया। ओके सर। सर हमें लग रहा है यहाँ पे मीटिंग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, 5 मिनट के बाद फिर इसी लिंक से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी नई बात शुरू करेंगे तो बीच में ब्रेक हो जाएगा फिर। 5:36 हो गया है। जी जी, ठीक है सर, ओके, ठीक, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी ठीक।